Hello students, I am back. Today I am going to start the second part of the current electricity. लास्ट लेक्चर में हमने कंप्लीट किया था किरचॉफ्स लॉ और व्हीटस्टोन ब्रिज को देखा था. आज हम एप्लीकेशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज देखेंगे जिसमें मीटर ब्रिज की स्टडी की जाती है. क्लियर है? तो व्हीटस्टोन ब्रिज की अगर हम बात करते हैं तो ये सेकेंड पार्ट हो गया ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी. सेकेंड पार्ट ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक के अंदर आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज जो हमने लास्ट टाइम देखा था वहाँ से स्टार्ट करेंगे. व्हीटस्टोन ब्रिज की अगर मैं बात करता हूँ बच्चों तो व्हाट वाज द यूज़ ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज. व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ किया था तो व्हीटस्टोन ब्रिज यूज़ किया जाता था टू फाइंड द अननोन रेजिस्टेंस. अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज़ किया जाता था. अब अननोन रेजिस्टेंस को हम लोग कितने मेथड के जरिए फाइंड आउट कर सकते हैं. तो देयर आर द टू मेथड्स. फर्स्ट वन इज दी मीटर ब्रिज. मीटर ब्रिज का यूज़ करना, मीटर ब्रिज मेथड. तो मीटर ब्रिज मेथड हो गया. और सेकेंड जो हो गया वो आपका कैल्विन्स मेथड हो गया. कैल्विन साइंटिस्ट का नाम है तो इसको कैल्विन्स मेथड बोला गया. तो फर्स्ट हो गया ब्रिज, मीटर ब्रिज, और सेकेंड हो गया कैल्विन्स मेथड. क्लियर है? अब इसको मीटर ब्रिज क्यों बोला गया? क्योंकि यहाँ पे जो वायर यूज़ किया जाता है उस वायर की लेंथ जो होती है वो कितना मीटर होती है? 1 मीटर. इसलिए इसको मीटर ब्रिज बोला गया. अब मैं मीटर ब्रिज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बच्चों. तो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर ब्रिज पहले आपको कंस्ट्रक्शन लिखना है, उसके बाद वर्किंग लिखना है. क्लियर है? तो अगर मैं मीटर ब्रिज की बात करता हूँ तो इसके कंस्ट्रक्शन में क्या लेना है आपको. तो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीटर ब्रिज फर्स्ट वी हैव टू सिलेक्ट अ वुडन टेबल. सबसे पहले हमको एक वुडन टेबल लेना है. उस वुडन टेबल के ऊपर 2 एल शेप की मेटेलिक स्ट्रिप्स और एक स्ट्रेट मेटेलिक स्ट्रिप रहेंगी. यानी 3 मेटेलिक स्ट्रिप लेना है जिसमें से 2 एल शेप की रहेंगी और एक स्ट्रेट रहेगी. क्लियर है? तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे तो मैं आपको मेटेलिक स्ट्रिप ड्रॉ करता हूँ. दिखा दो कैसे ड्रॉ करना है आपको एग्जाम में. ये मैंने डायग्राम ड्रॉ किया है यहाँ पर. क्लियर है? ये डायग्राम मैंने ड्रॉ कर दिया. तो अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर तो यहाँ पर गैप बनाऊंगा मैं. तो ये गैप हो गया. क्लियर है? ये जो स्ट्रिप दिख रही है आपको ये एल शेप की स्ट्रिप है. ये फर्स्ट एल शेप की मेटेलिक स्ट्रिप हुई. और अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये आपकी सेकेंड एल शेप की मेटेलिक स्ट्रिप हो जाएगी. तो ये आपकी सेकेंड एल शेप की मेटेलिक स्ट्रिप हो गई. क्लियर है? और बीच में जो मेटेलिक स्ट्रिप रहेगी वो आपकी स्ट्रेट रहनी चाहिए. तो यहाँ बीच में एक स्ट्रिप आ जाएगी मेटेलिक स्ट्रिप जो आपकी स्ट्रेट मेटेलिक स्ट्रिप रहेगी. तो ये मेटेलिक स्ट्रिप की बात करता हूँ मैं तो ये स्ट्रेट मेटेलिक स्ट्रिप हो गई. क्लियर है? तो टोटल कितनी मेटेलिक स्ट्रिप्स मैंने इस्तेमाल कर लिया? देयर आर 3 मेटेलिक स्ट्रिप्स आई हैव यूज्ड इन दिस मेथड. क्लियर है? जिसमें यहाँ पर अब क्या बोलूँगा मैं कि ये तीनों मेटेलिक स्ट्रिप्स को जो मैंने रखा वो एक वुडन टेबल के ऊपर रखा हुआ है. और उसी वुडन टेबल के ऊपर मैं क्या करूँगा, एक वायर को स्ट्रेच करूँगा. ऐसा वायर जिसकी लेंथ कितना मीटर है? 1 मीटर है. ऐसा वायर जिसकी लेंथ कितना मीटर है? 1 मीटर. इस पॉइंट को मैं बोलूँगा ए पॉइंट. यह आपका हो गया बी पॉइंट. और यहाँ पर सेंट्रल पोजीशन पे सेंट्रल स्ट्रिप है, ये हो गया सी पॉइंट आपका. और फिर मैं क्या करूँगा इसी के ऊपर, तो इसी पोजीशन पर मैं यहाँ पर फिक्स करूँगा किसको? मीटर स्केल को. क्लियर है? तो पहले आप देखें कि ये जो वायर मैंने फिक्स किया इस वायर का एक एंड जो है वो कनेक्टेड है. किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से. वाइल इट्स नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द की विच इज कनेक्टेड टू द रियोस्टैट. जो किससे कनेक्टेड है? रियोस्टैट से. तो ये रियोस्टैट मैंने ड्रॉ कर दिया. क्लियर है? इसका दूसरा टर्मिनल रियोस्टैट से कनेक्टेड था. क्लियर? तो वायर का एक एंड जो है वो किससे कनेक्टेड है? पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से. वाइल इट्स अनदर एंड इज कनेक्टेड टू द की इज कनेक्टेड टू द रियोस्टैट. गॉट इट? अब यहाँ पर मैं क्या ड्रॉ करने वाला हूँ? यहाँ पर मैं ड्रॉ करने वाला हूँ मीटर स्केल. मीटर स्केल की लेंथ कितना होगी? 1 मीटर. 1 मीटर यानी कितना सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर जो मीटर स्केल ड्रॉ की जाएगी वो मीटर स्केल इस तरह से होगी.
ये स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ कर दिया। ये स्ट्रेट लाइन आपको किसके बारे में बता रही है बोलिए? मीटर स्केल के बारे में बता रही है। क्लियर? तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगी, ये 1 हो गया, ये आपका 2 हो गया, 3 हो गया, 4, ऐसा चलते जाएगा, 5 6 7 8 9 10 ऐसा ड्रॉ कर देंगे आप। और लास्ट में कितना सेंटीमीटर हो गया? 100 सेंटीमीटर। सम यानी क्या हो गया? 100 सेंटीमीटर यानी कितना मीटर हो गया? 1 मीटर हो गया। गॉट इट? ये मीटर स्केल मैंने ड्रॉ कर दिया। अब अगर यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये लेफ्ट गैप हुआ आपका और ये क्या हो गया? राइट गैप हुआ, तो इसको मैं लिख दूंगा यहाँ पे एल जी मीन्स व्हाट? लेफ्ट गैप। और ये क्या हो गया आपका? आर जी यानी कौन सा गैप हो गया? राइट गैप। लेफ्ट गैप के अंदर आप इसको कनेक्ट करेंगे, तो लेफ्ट गैप के अंदर आप कनेक्ट करेंगे अननोन रेजिस्टेंस को, ऐसा रेजिस्टेंस जिसकी वैल्यू को आपको क्या करनी है? डिटरमाइन करनी है। तो यहाँ पर आप कनेक्ट करेंगे अननोन रेजिस्टेंस, इसको मैंने एक्स बोला। ये अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या करनी है? आपको डिटरमाइन करनी है। और राइट गैप में आप किसको कनेक्ट करेंगे? तो राइट गैप में कनेक्ट किया जाएगा रेजिस्टेंस बॉक्स। राइट गैप में कनेक्ट किया जाएगा रेजिस्टेंस बॉक्स। क्लियर? ये रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया। तो यहाँ पर मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये आपका आर हो गया, आर यानी रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया, और ये एक्स हो गया। अब सी जो है, तो सी टर्मिनल की अगर मैं बात करता हूँ, तो सी टर्मिनल का एक वायर निकलेगा जो कनेक्टेड होगा किससे? गैल्वेनोमीटर से। जी फॉर व्हाट? गैल्वेनोमीटर। और ये गैल्वेनोमीटर कनेक्टेड होगा किससे? जॉकी से। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया जे फॉर जॉकी। यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा, उस पॉइंट को मैं डी पॉइंट बोलता हूँ। ये डी पॉइंट पर जॉकी क्या कर रहा है? वायर को टच कर रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो अपैरेटस हो गया, ये पूरा पूरा जो स्ट्रक्चर हो गया, इस स्ट्रक्चर को ही हम लोग क्या बोला करते हैं? बोलिए मीटर ब्रिज बोला करते हैं। तो ये एक्स क्या हो गया? अननोन रेजिस्टेंस हो गया। और ये यहाँ पे आपका ईएमएफ हो गया, ये आपका क्या हो गया? की हो गया। और यहाँ पर आपने इसको कनेक्ट कर दिया आरएच मतलब रियोस्टैट को आपने कनेक्ट कर दिया है। क्लियर है? तो बच्चों हम लोग जानते हैं कि भाई मीटर ब्रिज अगर है, यानी व्हीट स्टोन ब्रिज के प्रिंसिपल पे काम कर रही है, तो ये किस लिए यूज होगी? अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए। तो आपको लिखना कैसे, एग्जाम में रिप्रेजेंट कैसे करना है, आपको लिखना है कंस्ट्रक्शन में पहले। तो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मीटर ब्रिज वी हैव रिक्वायर्ड द 3 मेटेलिक स्ट्रिप इन विच द 2 मेटेलिक स्ट्रिप्स विल बी ऑफ एल शेप व्हाइल द 1 विल बी स्ट्रेट। क्लियर है? तो हम लोगों ने क्या किया? इन मेटेलिक स्ट्रिप्स को टेबल के ऊपर प्लेस कर दिया। नाउ वी हैव सिलेक्टेड अ वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर विच इज फिटेड ऑन द 2 एल शेप मेटेलिक स्ट्रिप्स। क्लियर है? अब हम लोग क्या करते हैं? हमने बैटरी इस्तेमाल किया, तो हम लोगों ने लिखा वी हैव यूज्ड द बैटरी। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द point A of the wire while the negative terminal of the battery is connected to the key K which is connected to the rheostat, जो किससे कनेक्टेड है? रियोस्टैट से कनेक्टेड है। अब हम लोग देखते हैं कि भाई ये स्ट्रेट स्ट्रिप और एल शेप स्ट्रिप की वजह से कितना गैप बन गया? तो 2 गैप, एक लेफ्ट गैप और एक राइट गैप। तो इन द लेफ्ट गैप ऑफ द व्हीट स्टोन मीटर ब्रिज वी हैव फिक्स द अननोन रेजिस्टेंस एक्स। ये एक्स आपका अननोन रेजिस्टेंस है, जिसके रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमको डिटरमाइन करना है। और फिर राइट गैप के अंदर हमने किसको फिक्स कर दिया? बोलिए रेजिस्टेंस बॉक्स को। क्लियर है? यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो गया इतना। अभी वर्किंग की हम लोग बात करते हैं, तो वर्किंग में हम लोग क्या मेंशन करेंगे? तो वर्किंग के अंदर हम लोग ये पॉइंट मेंशन करेंगे कि व्हेन द की के इज क्लोज्ड, पोटेंशियल डिफरेंस इज अप्लाइड अक्रॉस द बैटरी, करंट स्टार्ट फ्लोइंग इनसाइड द सर्किट फ्रॉम पॉइंट ए टू द बी। क्लियर? सर्किट के अंदर करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ है कहां से? पॉइंट ए से लेकर पॉइंट बी की तरफ। क्लियर कि नहीं क्लियर है? तो हम लोग क्या लिखेंगे? नाउ वी हैव सिलेक्टेड द पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस फ्रॉम द रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स से हम लोगों ने क्या किया? एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस की वैल्यू को सिलेक्ट किया, और सिलेक्ट करने के बाद क्या किया? रियोस्टेट को मूव करना शुरू किया, एडजस्ट करना शुरू किया। अब हम लोग देखते हैं कि जब ए से बी तक करंट का फ्लो होगा, तो इस मेटेलिक स्ट्रिप में भी करंट का फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। जब मेटेलिक स्ट्रिप के अंदर करंट का फ्लो स्टार्ट होगा, तो जाहिर सी बात है गैल्वेनोमीटर भी डिफ्लेक्शन शो करेगा। डिफ्लेक्शन शो किया गैल्वेनोमीटर, तो इसका मतलब क्या होगा? कि गैल्वेनोमीटर से भी करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया है। अगर गैल्वेनोमीटर में भी करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया है, तो इसका मतलब जॉकी के अंदर भी करंट फ्लो कर रहा है। तो अब इस जॉकी को हम लोग क्या करेंगे? इस वायर के ऊपर डिफरेंट पॉइंट पर टच करेंगे। जब इस जॉकी को हम लोग इस वायर ए बी के ऊपर डिफरेंट पॉइंट पर टच करेंगे, तो हम लोगों को एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जहां पे डिफ्लेक्शन ऑफ गैल्वेनोमीटर 0 हो जाएगा। ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? नल पॉइंट और डिफ्लेक्शन पॉइंट बोलेंगे। गॉट इट? ऐसे पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे? नल पॉइंट और बैलेंसिंग पॉइंट बोल देंगे। तो वो नल पॉइंट और बैलेंसिंग पॉइंट जो आपको ऑब्टेन्ड हुआ, वो कंसीडर कर लीजिए कि यहाँ पे पॉइंट डी हो गया है। अब हम लोग क्या करते हैं? लेंथ को मेजर करते हैं। तो व्हाइल वी आर मूविंग द लेंथ ऑफ द वायर फ्रॉम द बैलेंसिंग पॉइंट और द नल पॉइंट, तो हम लोग कंसीडर करते हैं कि भाई यहाँ पर अगर मैं ये लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो ये लाइन क्या होगी? LX होगी। ये लाइन क्या होगी? बोलिए LX।
ये Lx इसको बता रही है, तो लेंथ ऑफ वायर अक्रॉस द अननोन रेजिस्टेंस, क्लियर है। और जबकि अगर मैं ये लाइन ड्रॉ करता हूं डी से लेकर बी तक, तो ये डी से लेकर बी तक जो लाइन है वो किस चीज के बारे में आपको इंफॉर्मेशन दे रही है, तो इट टेल्स अबाउट द लेंथ ऑफ वायर अक्रॉस द रेजिस्टेंस बॉक्स। तो आपको एक लेंथ Lx मिल गई और एक लेंथ क्या मिल गई, बोलिए Lr मिल गई। गॉट इट? इतना बात समझ में आई क्या आपको? तो यहां पर हम लोगों ने देखा कि भाई अपने को कितना व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए 4 रेजिस्टेंसेस की रिक्वायरमेंट होती है। एक अननोन रेजिस्टेंस हो गया, एक आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया, एक क्या हो गया Lx हो गया, और एक क्या हो गया Lr हो गया। इतना बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो अभी हम लोग लिखेंगे टोटल 4 रेजिस्टेंस हो गए। तो 4 रेजिस्टेंस हो गए, तो अभी हम यहाँ पे मेंशन करेंगे, इसके लिए डेरिवेशन करेंगे अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो टू कैलकुलेट unknown value of resistance, unknown value of रेजिस्टेंस की अननोन वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोगों ने क्या कंसीडर किया, बाय व्हीट स्टोन ब्रिज, बाय कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। तो बाय व्हीटस्टोन ब्रिज कॉन्सेप्ट, व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। क्या लिखेंगे, x बाय r, r क्या हो गया आपका अननोन, x आपका अननोन रेजिस्टेंस हो गया, r आपका क्या होगा, रेजिस्टेंस बॉक्स का रेजिस्टेंस हो गया, और फिर क्या हो गया यहाँ पे बोलिए Lx हो गया। तो अगर हम लोग इसको लिखते हैं तो इसको किस तरह से लिखेंगे, RAD यानी रेजिस्टेंस ऑफ द वायर अक्रॉस द AD, बाय यहाँ पे क्या लिख देंगे dB है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रेजिस्टेंस अक्रॉस द BD। गॉट इट? तो ये अपने को वैल्यू मिल गई, क्या मिल गई, x बाय r इज इक्वल टू वॉट, RAD बाय RBD। अब हम लोग जानते हैं सिंस फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज, तो फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज, तो RAD यानी रेजिस्टेंस ऑफ द सेगमेंट ऑफ वायर AD इज इक्वल टू व्हाट, रो L। तो रो L AD के क्रॉस लेंथ ऑफ वायर क्या है, Lx है, रो L बाय व्हाट, A हो जाएगा। गॉट इट? और इसी तरह से अगर मुझे लिखने के लिए बोल दिया RBD यानी रेजिस्टेंस अक्रॉस द सेगमेंट ऑफ वायर BD, तो व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, रो LR हो जाएगा यहाँ पर, बाय क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। अरे क्लियर है क्या? तो हम लोग क्या लिखेंगे, RAD और RBD की वैल्यू रखेंगे कौन सी इक्वेशन में, फर्स्ट इक्वेशन में। तो हम लोग लिखेंगे ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ RAD एंड RBD इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में जब इसकी वैल्यूज रखेंगे तो क्या हो जाएगा, x बाय r इज इक्वल टू, एट द प्लेस ऑफ RAD व्हाट विल बी सब्स्टिट्यूट, रो Lx बाय A, तो रो इंटू Lx बाय वॉट, A हो गया, इंटू RBD की वैल्यू नीचे क्या रखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, A बाय रो इंटू LR, A से कैंसल, रो से रो कैंसल हो गया, तो x बाय r इज इक्वल टू वॉट, x बाय r इज इक्वल टू Lx बाय LR। अगर आपको क्या बोल दिया कि भाई आपको सिर्फ और सिर्फ Lx की वैल्यू दिया है, तो Lx की वैल्यू अगर आपको दे दिया एग्जाम के अंदर, तो आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल दिया, तो आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो इस केस के अंदर आपका फॉर्मूला हो जाएगा, एक तो फॉर्मूला ये हो गया x बाय r इज इक्वल टू Lx बाय LR हो गया, दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू Lx, LR क्या हो जाएगा, तो LR की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या हो जाएगा 100 माइनस, अगर Lx में से निकाल दिया जाए, क्या निकाल दिया जाए, 100 में से Lx को निकाल दिया जाए, तो जो बचेगा वो बचा हुआ सेगमेंट कौन सा होगा, LR होगा, तो Lx बाय 100 माइनस Lx, गॉट इट, इनटू क्या हो गया, R हो गया। ये सेकेंड फॉर्मूला हो गया इसका। इज दैट क्लियर? तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है बच्चों, जिसके अंदर आप अच्छे से आसानी से बेहतरीन तरीके से मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हैं। एक मरतबा देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर की वैल्यू को हम लोग को कैलकुलेट करना है।
तो अगर रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर मालूम करना है तो केल्विन्स मेथड यूज करना पड़ेगा। कौन सा मेथड यूज करना पड़ेगा? केल्विन्स मेथड। तो अभी तो मैंने फर्स्ट मेथड से सॉल्व किया पूरा, अब मैं केल्विन्स मेथड यूज करता हूं। तो केल्विन्स मेथड जब मैं यूज करूंगा क्लियर, तो नेक्स्ट जो हमारा मेथड आता है वो कौन सा मेथड है? केल्विन्स मेथड। क्लियर है? तो अब मैं किसको सॉल्व करने जा रहा हूं? बोलिए, केल्विन्स मेथड को सॉल्व करने जा रहा हूं। तो देखो बच्चों, पूरा का पूरा सेटअप वैसे ही रहने वाला है, बस क्या हो जाएगा कि केल्विन्स मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। केल्विन्स मेथड इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने के लिए केल्विन्स मेथड का यूज किया जाता है। तो फॉर द केल्विन्स मेथड ये डायग्राम वैसी रहने वाली है, बस क्या करना है यहाँ पे आपको, ये जो सी टर्मिनल था वहाँ पर जॉकी को आपको डायरेक्टली कनेक्ट कर देना है। तो जॉकी जब यहाँ पे डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएगा, दिखा, और यहाँ पे जो आपका लेफ्ट गैप था जहाँ पे अननोन रेजिस्टेंस था, उसकी जगह पे आपको रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर को पुट कर देना है। यहाँ पर जो आपको लेंथ LX थी, उस लेंथ LX को आपको यहाँ पर क्या लिख देना है? LG लिख देना है। LG यानी क्या? लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ वायर अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो ये LG हो जाएगा। गॉट इट? बाकी पूरा का पूरा ऑपरेटर्स क्या रहने वाला है? सेम रहने वाला है। तो कंस्ट्रक्शन में हम लोग क्या लिखेंगे? सेम चीज लिखने वाले हैं, बस ये मेंशन कर देना है कि हमने लेफ्ट गैप के अंदर क्या इस्तेमाल किया है। बोलो, लेफ्ट गैप के अंदर हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर इस्तेमाल किया है, और यहाँ पे लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ वायर क्या होगी? LG होगी। यहाँ पे लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ वायर क्या होगा? LR हो गया। इस मरतबा जॉकी जो है सेगमेंट सी से डायरेक्टली कनेक्टेड है वायर के ऊपर। मान लीजिए कि हम लोगों को जो डिफ्लेक्शन पॉइंट मिला, यानी जो हम लोगों को नल पॉइंट मिला, वो कौन से पॉइंट में मिला? D पॉइंट में मिला। तो इस केस के अंदर हम लोग क्या बोलते हैं? बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज, तो हम लिखेंगे टू डिटरमाइन the value of unknown resistance of galvanometer, unknown resistance of galvanometer, to determine the unknown value of resistance of galvanometer, क्या लिखेंगे हम लोग? by the concept of Wheatstone bridge, by the concept of Wheatstone bridge, by the concept of Wheatstone bridge, Wheatstone bridge के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो अभी हम लोग क्या देखते हैं कि भाई अपना अननोन रेजिस्टेंस क्या था? गैल्वेनोमीटर। तो G बाय वोल्ट रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टेंस बॉक्स इज इक्वल टू रेजिस्टेंस अक्रॉस द सेगमेंट AD बाय रेजिस्टेंस अक्रॉस द सेगमेंट BD। ये सेम वैसे ही लिखेंगे, बस x की जगह पे G आ गया यहाँ पे। या फिर कौन सी इक्वेशन होगी बच्चों? फर्स्ट इक्वेशन होगी। क्लियर है? कौन सी इक्वेशन हुई? फर्स्ट इक्वेशन। अब अगर आप यहाँ पे आगे प्रोसीड करना चाहते हैं तो आगे प्रोसीड करते हुए आप क्या लिखेंगे? यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे? तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे नेक्स्ट, सिंस फॉर्मूला ऑफ रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ रेजिस्टिविटी इज, तो अगर RAD लिख दिया आपने, RAD यानी क्या? रेजिस्टेंस अक्रॉस द सेगमेंट ऑफ द वायर AD, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फॉर्मूला? तो यहाँ पर फॉर्मूला अगर हम लोग लिखते हैं, रो रेजिस्टिविटी हो गया इंटू LG यानी लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ वायर अक्रॉस द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, और बाय A व्हाट? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हो गया। ये फर्स्ट हुआ, आपको RAD मिल गया। नेक्स्ट आपको RBD मिल जाएगा। तो इसी तरह से RBD की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए आप क्या लिखेंगे? रो इंटू LG। एट द प्लेस ऑफ LG वी हैव टू सब्स्टिट्यूट, क्या लिखना पड़ेगा इस मरतबा यहाँ पर? तो LR लिखना पड़ेगा, बाय क्या हो जाएगा आपका? A हो जाएगा। अभी सेम थिंग मेंशन करेंगे, ऑन सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यूज ऑफ RAD एंड RBD इन विच इक्वेशन? फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में जो हम लोग रखेंगे तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर G बाय R इज इक्वल टू, RAD की प्लेस पे क्या लिखेंगे? रो इंटू LG बाय व्हाट? A इंटू क्या हो जाएगा? A बाय रो इंटू LR हो जाएगा। A से कैंसल, रो से रो कैंसल, तो क्या मिल गया आपको? G बाय R इज इक्वल टू व्हाट? तो G बाय R इज इक्वल टू LG बाय LR। ये आपका एक फॉर्मूला हो गया। और नेक्स्ट फॉर्मूला क्या हो जाएगा? G इज इक्वल टू, अगर LG के फॉर्म में ही आपको मालूम करना है तो क्या लिख देंगे? 100 माइनस LG इंटू क्या हो जाएगा आपका? R हो जाएगा।
ये नेक्स्ट आपका फॉर्मूला हो गया। तो ये केल्विन्स मेथड की हम लोगों ने बात किया। किसी बात के लिए बोलिए, केल्विन्स मेथड। क्लियर है? इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? एक बात देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, नाउ वी विल मूव ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो यहां पे व्हीटस्टोन ब्रिज का टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम लोग मूव करेंगे पोटेंशियोमीटर के ऊपर। क्लियर है? तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है पोटेंशियोमीटर का। तो पोटेंशियोमीटर की अगर मैं बात करता हूं टॉपिक की, पोटेंशियोमीटर, तो पोटेंशियोमीटर के टॉपिक में हम लोगों को क्या क्या स्टडी करना है। सबसे फर्स्ट थिंग जो आती है यहाँ पे, वो आपका आता है प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो फर्स्ट थिंग जो देखनी है आपको, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर देखनी है। पोटेंशियोमीटर। सेकेंड थिंग जो आपको देखनी है वो क्या देखनी है, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर देखना है, या फिर यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर हो गया, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, ये आपका सेकेंड टॉपिक हो जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर। इतने टॉपिक्स आपको यहां पर देखने हैं। तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर देखना है, यूजेज ऑफ पोटेंशियोमीटर देखना है, और क्या देखना है, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये इतने टॉपिक्स हम लोगों को देखने हैं। गॉट इट? नाउ अब हम लोग क्या स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियोमीटर के फर्स्ट टॉपिक में हम लोग फर्स्ट थिंग स्टार्ट करने जाएंगे, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। क्लियर है? तो ये लास्ट ईयर पूछा जा चुका है एग्जाम के अंदर, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। इस साल इसके पूछे जाने के चांसेस बहुत कम है। तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर यहां पर मैंने मेंशन कर दिया, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। देखो बच्चों, जब हम लोग प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर की बात करते हैं तो व्हाट इज द एक्चुअल मीनिंग ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो पोटेंशियो वर्ड के ऊपर अगर आप फोकस करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि कुछ पोटेंशियल डिफरेंस के जैसा मालूम पड़ रहा है यहाँ पे। तो पोटेंशियोमीटर, मीटर यानी मेजर करने वाला डिवाइस हो गया, पोटेंशियो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो अपने को मालूम पड़ गया क्या, कि द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट इज नोन एज द पोटेंशियोमीटर। बट व्हाट इज द यूज ऑफ वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर भी तो यही सेम काम करता है ना, कि वोल्ट मीटर काम क्या है, तो वोल्ट मीटर ही यूज होता है, किस लिए यूज होता है बोलो, वोल्टेज को, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए। बट व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द वोल्ट मीटर एंड द पोटेंशियोमीटर। वोल्ट मीटर और पोटेंशियोमीटर में क्या डिफरेंस होता है। वोल्ट मीटर के अंदर अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके रेजिस्टेंस के पास इतनी टेंडेंसी नहीं होती, यानी वहां पे रेजिस्टेंस होता है वो इनफाइनाइट नहीं होता है, जिसकी वजह से वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस जो करता है वो क्या करता है, करंट की वैल्यू को डिक्रीज कर देता है। करंट की वैल्यू को डिक्रीज करने की वजह से जो पोटेंशियल होता है वो भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। इस ड्रॉबैक को दूर करने के लिए किसको डिजाइन किया गया बोलिए, पोटेंशियोमीटर को डिजाइन किया गया। पोटेंशियोमीटर के अंदर जो रेजिस्टेंस ऑफ वायर होता है वो बहुत इनफाइनाइट होता है। इट डज नॉट ड्रॉ एनी करंट फ्रॉम द सर्किट, यानी किसी भी तरह के करंट को विड्रॉ नहीं करता है। ये जितना करंट आया टोटल क्या कर देता है, सप्लाई कर देता है, यानी पोटेंशियल के अंदर कोई भी डिक्रीमेंट नहीं होता है। क्लियर की क्लियर है? क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो रेजिस्टेंस यूज होने वाला है वायर का, वो रेजिस्टेंस क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। तो द डिवाइस विच विल बी यूज्ड टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सर्किट इज नोन एज द पोटेंशियोमीटर। अभी प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर क्या बोलता है, तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर क्या मेंशन किया जाएगा। तो प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर को समझने के लिए बच्चों हमको एक अपैरेटस, बेसिक अपैरेटस, एक बेसिक डायग्राम की रिक्वायरमेंट है, जिसके अंदर हम लोग क्या लेंगे, 4 सेगमेंट्स ऑफ वायर लेंगे। तो 4 सेगमेंट्स ऑफ वायर की अगर मैं बात करता हूं तो वो 4 सेगमेंट्स ऑफ वायर को मैं इस तरह से ड्रॉ कर दूंगा। क्लियर है? तो ये फर्स्ट सेगमेंट ऑफ वायर हुआ, ये सेकंड सेगमेंट ऑफ वायर हो गया, और फिर उसके बाद ये थर्ड सेगमेंट ऑफ वायर हो गया, और ये फोर्थ सेगमेंट ऑफ वायर हो गया। क्लियर है? तो पोटेंशियोमीटर के लिए हाउ मेनी सेगमेंट्स ऑफ वायर आर रिक्वायर्ड,
4 सेगमेंट्स ऑफ वाटर आर रिक्वायर्ड, 4 सेगमेंट्स ऑफ वायर आर रिक्वायर्ड, ये फर्स्ट सेगमेंट हुआ, क्लियर है। और फिर ये आपका सेकंड सेगमेंट हो गया, इनको हमने ज्वाइन कर दिया और फिर यहाँ से इनको ज्वाइन कर दिया, किसको, सेकंड और थर्ड वाले को, गॉट इट। तो ये जो apparatus तैयार हुआ, जो स्ट्रक्चर तैयार हुआ, इसको अभी हम पोटेंशियोमीटर नहीं बोलेंगे, अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो जब आगे बढ़ते हैं, इस पॉइंट को मैं कौन सा पॉइंट बोलूंगा, पॉइंट ए, और ये जो पॉइंट हो गया, इस पॉइंट को क्या बोलूंगा, पॉइंट बी बोलूंगा। दैट पॉइंट विल बी कनेक्टेड टू द हायर पोटेंशियल ऑफ द बैटरी। तो हायर पोटेंशियल ऑफ बैटरी क्या हो गया, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी को हम लोग हायर पोटेंशियल ऑफ बैटरी बोलते हैं। और ये बैटरी ज्वाइन होगी, यानी ये सेल ज्वाइन होगा किससे, बोलो, की से, और ये की के हो गया, और की के आगे चल के ज्वाइन होता है किससे, बोलो, रियोस्टैट से ज्वाइन होता है। किससे ज्वाइन होता है, रियोस्टैट। तो ये क्या हो गया, रियोस्टैट हो गया, RH जिसको बोल दिया मैंने। और ये जो सेगमेंट बी होता है, ये सेगमेंट बी यहाँ पर आकर क्या होता है, ज्वाइन हुआ करता है। इज दैट क्लियर। तो ऐसे अपैरेटस को, ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोला करते हैं, पोटेंशियोमीटर बोला करते हैं। अब आप कंसीडर कीजिए कि भाई आपका ए से लेकर बी तक क्या हो गया, तो ए से लेकर बी तक क्या हो गया, आपको लेंथ ऑफ वायर मिल गया, समझ में नहीं, जिसको मैं क्या बोलूंगा, LAB बोलूंगा। LAB क्या हो गया आपका, तो LAB की अगर मैं बात करता हूं तो LAB आपका लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ वायर AB हो गया। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है। तो आगे देखते हैं हम लोग। तो अगर आपको इसका प्रिंसिपल मालूम करने के लिए बोल दिया, तो इसका प्रिंसिपल क्या होता है बच्चों, वो सीधा मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। फर्स्ट थिंग क्या बोला गया, पोटेंशियल अक्रॉस द लेंथ ऑफ वायर AB इज इक्वल टू के क्या होगी, कांस्टेंट टर्म होगी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं। मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा उसको। तो VAB इज इक्वल टू व्हाट, के इंटू लेंथ ऑफ वायर AB। अब लॉ क्या बोलता है, अगर के कांस्टेंट टर्म है, उसको मैं रिमूव करता हूं, तो पोटेंशियल अक्रॉस द वायर AB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ सेगमेंट ऑफ वायर AB। यानी जितना ज्यादा लेंथ ऑफ वायर होगी, उतना ज्यादा उसके क्रॉस क्या होने वाला है, पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई होने वाला है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द, अब मैं जो टर्म बोलने जा रहा हूँ ये आपको एग्जाम के अंदर लिखना है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द लेंथ ऑफ वायर AB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द सेगमेंट ऑफ वायर AB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो पोटेंशियल डिफरेंस लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी जितना ज्यादा लेंथ ऑफ वायर होगा उतना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा। शर्त क्या है, शर्त क्या है, फर्स्ट कंडीशन है, 3 कंडीशन क्या होनी चाहिए, सेटिस्फाइड होनी चाहिए यहाँ पे। तो फर्स्ट कंडीशन की अगर मैं बात करता हूं तो क्या होना चाहिए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन शुड बी यूनिफॉर्म। तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ वायर, जो वायर है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। यानी उसका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों का एरिया क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मिड पॉइंट का भी एरिया क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एक होमोजेनस वायर होना चाहिए। दूसरा, जो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट होनी चाहिए क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो मैग्नीट्यूड ऑफ करंट शुड बी सेम, या सेम मैग्नीट्यूड ऑफ करंट को हम लोग इस्तेमाल करेंगे। थर्ड थिंग जो आ गई, वो कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, कांस्टेंट होना चाहिए। क्लियर है, कांस्टेंट टेम्परेचर होना चाहिए। 3 बातें जब फुलफिल होंगी तभी हम लोग क्या बोलेंगे, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस द पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। क्लियर है, उसी वक्त हम लोग ये बात बोल पाएंगे, अदरवाइज हम लोग ये बात बोल नहीं पाएंगे, हम लोग प्रूफ नहीं कर पाएंगे इसको। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही। ये 3 क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, फुलफिल होना चाहिए। ये क्या हो गया, प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर हो गया, गॉट इट। अब अगर मैं प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर से आगे बढ़ता हूं, एक मतलब देख लीजिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है, तो ये हमने देख लिया। VAB इज इक्वल टू क्या हो गया, K इंटू LAB हो गया, और VAB इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसी हो गया, LAB की हो गया, गॉट इट। अब एक टर्म आती है बच्चों इसी में, पोटेंशियल ग्रेडियंट की टर्म आती है कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की अगर आपको टर्म पूछ ले कि पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या होता है, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको बताना रहेगा यहाँ पे। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट टर्म के बारे में अगर आपको पूछ लिया, तो पोटेंशियल ग्रेडियंट को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं। के को ही पोटेंशियल ग्रेडियंट बोला गया। तो क्या होता है, हम लोग जानते हैं, सिंस VAB यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या हो गया, VAB इज इक्वल टू K इंटू LAB हो गया। क्लियर है, इस LAB को मैं इस तरफ लेकर आ जाऊंगा, तो VAB बाय क्या हो गया, LAB हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया, K हो गया। इसी K को क्या बोल दिया जाएगा, पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल दिया जाएगा। SI यूनिट ऑफ K की अगर मैं बात करता हूँ, तो SI यूनिट ऑफ K क्या हो जाएगी, तो SI यूनिट ऑफ K की बात करता हूँ तो क्या हो जाएगी, बोलिए वोल्ट पर मीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, बोलिए वोल्ट पर मीटर। क्लियर है, इसी को हम लोग पोटेंशियल ग्रेडियंट बोलते हैं।
अब इस पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू को अगर फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू आई कैसे, अगर इसको ड्राइव करने के लिए बोल दिया जाए तो पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू को ड्राइव करना है तो मैं ये बोलूंगा कि करंट फ्लोइंग इन सेगमेंट ऑफ वायर ए बी इज, तो आप क्या लिखेंगे, I इज इक्वल टू ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू आर होता है, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V बाय आर हो जाएगा। यहाँ पे V जो लेंगे हम लोग क्या लेंगे, EMF ऑफ सेल लेंगे, तो EMF ऑफ सेल को मैंने क्या लिख दिया, FE लिख दिया, और बाय क्या हो गया बोलिए कैपिटल R, यानी रेजिस्टेंस जो हमने ज्वाइन किया, प्लस क्या हो गया स्मॉल r, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल भी हो गया, तो I इज इक्वल टू क्या लिख दिया मैंने बोलिए E बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r। आगे हम लिखते हैं बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के हिसाब से, ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू क्या होता है, तो ओम्स लॉ के हिसाब से अगर हम लोग देखते हैं तो V इज इक्वल टू क्या हो जाता है, फॉर्मूला I इंटू R हो जाता है, तो I के प्लेस पे क्या वैल्यू रख दूंगा मैं, I के प्लेस पे वैल्यू रख दूंगा मैं E बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू क्या हो गया कैपिटल R हो गया, इज इक्वल टू क्या हो गया V हो गया। इज दैट क्लियर, तो V इज इक्वल टू E बाय कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू क्या हो गया R हो गया। ये मैंने फॉर्मूला रख दिया, किसका रख दिया बोलिए, पोटेंशियल डिफरेंस का रख दिया मैंने, क्लियर कि नहीं क्लियर है। तो अगर मुझसे क्या बोला गया कि भाई पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला आप ड्राइव कीजिए, तो अब मैं क्या लिखूंगा, मैं ऊपर और नीचे दोनों तरफ क्या करूंगा, एल से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हम लिखेंगे डिवाइड कर दूंगा, तो ऑन डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय एल, एल से दोनों तरफ डिवाइड करना है, तो मैं क्या लिख दूंगा वी ए बी या वी बाय एल इज इक्वल टू वॉट, तो एप्सिलॉन इंटू आर बाय वॉट, तो एप्सिलॉन बाय आर, तो एप्सिलॉन इंटू आर बाय, यहाँ पे क्या हो गया कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर हो गया, क्लियर कि नहीं क्लियर है। और यहाँ पर भी क्या है आपका बोलिए, तो यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर भी आपका क्या है पर यूनिट लेंथ है, तो मैंने दोनों तरफ लेंथ से डिवाइड किया था, तो यहाँ पर भी लेंथ से मैं डिवाइड कर दूंगा, क्लियर कि नहीं क्लियर है। तो अब क्या मिल गया आपको V बाय एल, अब हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या जानते हैं कि सिंस ये वैल्यू जो है एप्सिलॉन यानी ई EMF ऑफ सेल हो गया, R रेजिस्टेंस हो गया, कैपिटल R प्लस स्मॉल r इंटू एल, ये सब कांस्टेंट टर्म है, तो ये सब क्या होगी कांस्टेंट होगी, तो ये सब कांस्टेंट की जगह पे एक वैल्यू आ जाएगी, वो क्या आ जाएगी V बाय एल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा K हो जाएगा, और K को हम लोग क्या बोल देंगे ग्रेडियंट बोल देंगे पोटेंशियल, तो इस K को हम लोग क्या बोल दिया करेंगे बोलो पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल दिया करेंगे। इस तरह से इसको ड्राइव किया जाता है, अगर आपको ड्राइव करने के लिए बोला जाए तो इस तरह से आपको इसको ड्राइव कर लेना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, फिर हम लोग नेक्स्ट आगे प्रोसीड करते हैं, क्लियर है। नेक्स्ट जो टॉपिक आपका आता है वो यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर आता है, क्लियर है। तो यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर की अगर हम बात करते हैं तो क्या हो जाएगा वहां पर, तो यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर ये देखना है हम लोगों को। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है आपका यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर में देयर आर द टू यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। फर्स्ट वन टू फाइंड EMF ऑफ सेल, सेल के EMF को फाइंड आउट करना, ये फर्स्ट यूज हो गया। और दूसरा टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, स्मॉल r से रिप्रेजेंट किया जाता है, क्लियर है कि सेकंड यूज हो गया। अब टू फाइंड द EMF ऑफ सेल, EMF ऑफ सेल को डिटरमाइन करना है, तो इसके कितने मेथड्स हो गए, तो देयर आर द टू मेथड्स टू डिटरमाइन द EMF ऑफ सेल। सेल के EMF को डिटरमाइन करने के लिए दो मेथड हो गया, एक क्या हो गया इंडिविजुअल मेथड, इंडिविजुअल मेथड, और दूसरा जो हो गया वो सम एंड डिफरेंस मेथड,
सम एंड डिफरेंस मेथड, और क्या बोलेगा, कॉम्बिनेशन मेथड, कॉम्बिनेशन मेथड। क्लियर है? तो चाहे आप इंडिविजुअल मेथड बोलिए और चाहे सम एंड डिफरेंस मेथड बोलिए या कॉम्बिनेशन मेथड बोलिए, बात क्या है, सेम है। तो यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर में दो यूजेस होंगे, एक क्या होगा टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल और दूसरा होगा टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल, सेल के ईएमएफ को फाइंड आउट करने का दो तरीका, एक इंडिविजुअल मेथड हो गया और दूसरा क्या हो गया, सम एंड डिफरेंस मेथड हो गया। क्लियर है? चलो ठीक है, फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, टू फाइंड द ईएमएफ ऑफ सेल का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। पहला इंडिविजुअल मेथड देखते हैं हम लोग। तो टॉपिक का नाम है यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर। यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर, यहां पर जो हम लोग फर्स्ट यूज जो हो गया वो क्या हो गया, टू डिटरमाइन द ईएमएफ या टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल, टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल, सेल के ईएमएफ को कंपेयर करना है। यहां पर जो सबसे फर्स्ट मेथड आ गया नंबर 1, वो फर्स्ट मेथड आ गया आपका इंडिविजुअल मेथड। तो फर्स्ट मेथड आ गया आपका इंडिविजुअल मेथड। क्लियर है? अब अगर इंडिविजुअल मेथड का इस्तेमाल करके ईएमएफ को कंपेयर करना है तो किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो यहां पे डायग्राम की बात करते हैं हम लोग। किसकी बात करेंगे, बोलिए, डायग्राम की बात करेंगे। क्लियर है? क्या हो जाएगा, देखिए पहले पोटेंशियोमीटर को ड्रॉ करने के लिए कितना चाहिए, 4 सेगमेंट्स ऑफ वायर चाहिए। तो 4 सेगमेंट्स ऑफ वायर, नंबर 1 हुआ, ये नंबर 2 हो गया, ये नंबर 3 हुआ और ये नंबर 4 हो गया। क्लियर है? इन वायर्स को हम ज्वाइन करेंगे आपस में। तो यहाँ पर ये सेगमेंट ज्वाइन हो गया और यहाँ पर ये सेगमेंट ज्वाइन हो गया, इसको ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने, बचा हुआ ये सेगमेंट यहाँ पर ज्वाइन हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ये पॉइंट क्या हो गया आपका, ए पॉइंट हो गया और ये वाले पॉइंट का नाम क्या हो गया आपका, बी पॉइंट हो गया। ए पॉइंट हमेशा हायर पोटेंशियल रीजन होता है। क्लियर है? अब ए पॉइंट से अगर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं तो ये सेगमेंट जाता है, कहाँ पर जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी। तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी से ज्वाइन हो गया और फिर क्या हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी हो गया। ये आगे गया की से ज्वाइन हुआ तो ये की हो गया और फिर इसने आगे प्रोसीड किया तो आगे प्रोसीड करके किसी पास चला गया, रियोस्टैट के पास जाएगा। तो ये रियोस्टैट के पास गया। क्लियर है? यहाँ से बी सेगमेंट क्या होगा, आकर इससे ज्वाइन हो जाएगा इस तरह से, ये ए बी हो गया। अब अपने पास कितने ईएमएफ हैं, कितने सेल्स हैं, 2। उनके ईएमएफ को करना हम लोगों को कंपेयर करना है। तो उनके ईएमएफ को कंपेयर करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, 2 लाइंस ड्रॉ की, बाइफरकेट किया, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। क्लियर है? यहाँ से फिर यहाँ से हमने इसको मूव करवाया और फिर इनसे हम लोगों ने ज्वाइन कर दिया। किसको ज्वाइन कर दिया हम लोगों ने, इनसे। तो इनसे हम लोगों ने ज्वाइन किया किसको, की को। तो यहाँ पे आपकी की होगी, की के। क्लियर है? और फिर इस की के से ज्वाइन कर दिया किसको, गैल्वेनोमीटर को। तो इसको इससे ज्वाइन किया हम लोगों ने गैल्वेनोमीटर को, यहाँ पे लीजिए मैंने गैल्वेनोमीटर। और फिर ये गैल्वेनोमीटर से ज्वाइन कर दिया हमने किसको, जॉकी को। क्लियर है? तो इससे ज्वाइन कर दिया हमने किसको, जॉकी को। और ये जॉकी क्या करेगा, यहाँ पे टच करेगा। क्लियर है? अब इस सेल का ईएमएफ की अगर मैं बात करता हूँ तो इस सेल का ईएमएफ कितना हो गया, E1 हो गया और इस सेल का ईएमएफ कितना हो गया आपका, E2 हो गया। इस सेल का ईएमएफ कितना हो गया, E हो गया, इसका की K हो गया और ये रियोस्टैट है तो रियोस्टैट का रेजिस्टेंस कितना हो गया, RH हो गया। इज दैट क्लियर? गॉट इट? तो अभी हम देखते हैं कि भाई इसके कंस्ट्रक्शन में पहले आपको लिखना है। तो फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ टू डिटरमाइन द या टू कंपेयर द ईएमएफ ऑफ द टू सेल्स वी हैव कंस्ट्रक्टेड द पोटेंशियोमीटर in such a way that we have selected the 4 wires. in 4 wires select किया हम लोगों ने। अब हम लोगों ने क्या बोला, पॉइंट ए इज एट द हायर पोटेंशियल रीजन। पॉइंट ए जो है वो हायर पोटेंशियल रीजन है, यानी इट इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, व्हाइल द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी इज कनेक्टेड टू द की इज कनेक्टेड टू द रियोस्टैट, रियोस्टैट से कनेक्टेड है। द अनदर एंड ऑफ द हायर टर्मिनल ऑफ द पॉइंट ए इज कनेक्टेड टू द E1 बैटरी। क्लियर कि नहीं क्लियर है? यानी ए दोनों तरफ से किससे कनेक्टेड है, हायर टर्मिनल से। तो यहाँ पर भी हायर टर्मिनल, यहाँ पर भी हायर टर्मिनल से क्या है, कनेक्टेड है।
जब हम लोग क्या करेंगे, की को क्लोज करेंगे, तो व्हेन द की इज के इज क्लोज्ड तो करंट स्टार्ट फ्लोइंग इन द सर्किट, तो करंट जो होगा वो सर्किट के अंदर फ्लो करना शुरू करेगा इस तरह से कि यहाँ से फ्लो किया, जब पॉइंट ए पर पहुंचा तो जंक्शन मिला, इसके अंदर करंट अलग गया और इसके अंदर करंट क्या गया, अलग गया। क्लियर नहीं क्लियर है? और इस तरह से सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना शुरू कर दिया, करंट फ्लो करते करते यहाँ पर पहुंचा, फिर यहाँ पर पहुंचा, फिर यहाँ से रिस्टार्ट और इस तरह से चला गया। क्लियर नहीं क्लियर है? और यहाँ से हम लोग देखते हैं कि भाई करंट क्या करेगा, फ्लो करेगा और किसके अंदर आएगा, की के अंदर। अब देखिए फर्स्ट कंडीशन देखते हैं हम लोग। फर्स्ट कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, व्हेन द की, तो अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि व्हेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल E1, द करंट फ्लो कर रहा है किसके अंदर बोलिए, तो व्हेन द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल E1, तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला ऑफ EMF, तो व्हेन करंट is flowing through cell of EMF is E1। क्लियर है? तो इस केस के अंदर आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो मान लीजिए कि आपको किसी पॉइंट पर, ये मान लीजिए ये डी पॉइंट है, ये डी पॉइंट पर आपको क्या मिला, जब इसमें से करंट फ्लो करेगा तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करेगा और जॉकी को हम लोग वायर पे मूव करवाना शुरू करेंगे। किसी एक पॉइंट पर जो गैल्वेनोमीटर की नीडल होगी वो 0 पर जाएगी, जो किसको पॉइंट आउट कर रही है, नल पॉइंट को, जिसको और हम लोग क्या बोलते हैं, नल पॉइंट बोलेंगे और क्या बोलेंगे, बोलिए बैलेंसिंग पॉइंट बोलेंगे। क्लियर है? तो वहां पर जो लेंथ होगी मान लीजिए, तो उस लेंथ को हम लोग क्या बोल देंगे, एडी बोल देंगे। क्या बोल देंगे, एडी। क्लियर नहीं क्लियर है? तो अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि भाई पहले केस के अंदर E1 इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो गया, K इंटू क्या हो गया, लेंथ AD हो गया, तो K इंटू E1 इज इक्वल टू K इंटू लेंथ AD हो गया। अब अगर दूसरे सेल की बात करता हूं मैं, तो दूसरे सेल के अक्रॉस क्या हो जाएगा, व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सेल ऑफ EMF E2, व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू सेल ऑफ EMF E2, देन इस कंडीशन में क्या हो जाएगा, E2 इज इक्वल टू, मान लीजिए कि जब दूसरे सेल से वो फ्लो करेगा करंट, तो जो आपको डिफ्लेक्शन पॉइंट मिला वो मान लीजिए D डैश पे मिला, तो इस केस के अंदर आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इस केस में आपका फॉर्मूला हो जाएगा E2 इज इक्वल टू K इंटू वॉट, लेंथ एट पॉइंट वॉट, AD डैश। ये आपकी सेकेंड इक्वेशन होगी और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन थी, तो आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस। तो फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के अकॉर्डिंग आप क्या लिख देंगे, बताइए, E1 बाय E2, E1 के सामने क्या लिख देंगे, K इंटू लेंथ ऑफ AD बाय K इंटू लेंथ ऑफ AD डैश, K से K कैंसिल हो गया, तो E1 बाय E2 इज इक्वल टू वॉट, लेंथ ऑफ AD बाय लेंथ ऑफ AD डैश, ये अपने को ऑब्टेन्ड हो गया। इज दैट क्लियर? ये इसकी इक्वेशन होगी जिसमें हम EMF को कंपेयर करेंगे। एक बात देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। क्लियर है? तो आपको क्या लिखना है, यहां पर मेंशन करना है, देखिए यहाँ पे एक की होगी, इस की का नाम K1 होगा और इस की का नाम K2 होगा। तो इसको कैसे लिखना है बच्चों आपको एग्जाम में, व्हेन द की K is closed, the current starts flowing, potential difference is applied across the battery E, and the current starts flowing from the positive terminal of battery and it reaches up to the point A, then it moves up to both the cells। अब दोनों सेल्स का करंट तो पहुंच गया, लेकिन यहाँ पे की कौन सी क्लोज्ड है वो मैटर करता है। तो यहाँ पे की K1 को पहले क्लोज किया, जब K1 को क्लोज किया तो करंट यहाँ से फ्लो करेगा और K2 से फ्लो नहीं करेगा, तो K1 से फ्लो करेगी, K पर पहुंच गया करंट और फिर गैल्वेनोमीटर में आएगा और फिर जॉकी को हम टच करेंगे तो जो अपने को बैलेंसिंग पॉइंट और डिफ्लेक्शन पॉइंट मिलेगा वो AD पॉइंट में मिलेगा, इसलिए अपना फॉर्मूला क्या होगा, E1 इज इक्वल टू K इंटू LAD हो गया। क्लियर है? अब हम लोगों ने क्या किया सेकंड केस के अंदर, सेकंड केस के अंदर हमने क्या किया,
कि जो की K1 थी उसको ओपन रखा और की K2 क्या कर दिया, क्लोज कर दिया। जब की K2 को आपने क्लोज कर दिया तो अब करंट जो होगा वो गैल्वेनोमीटर के पास गया और जॉकी को आपने डिफरेंट पॉइंट पर टच किया, तो डी डैश पॉइंट जो था वो पॉइंट था जहां पर आपको क्या मिला, बैलेंसिंग पॉइंट, नल पॉइंट और डिफ्लेक्शन पॉइंट मिला। क्लियर कि नहीं क्लियर है? तो इसीलिए हमने दोनों इक्वेशंस को फ्रेम किया और फिर दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दिया। इस तरह से हमने क्या कर दिया, ईएमएफ को कंपेयर कर लिया। अब अगर आपको दो लेंथ दी गई, एक ईएमएफ देगा, तीसरा ईएमएफ मालूम पड़ जाएगा। समझ में आया? दो लेंथ दी गई, एक ईएमएफ देगा तो दूसरा ईएमएफ क्या हो जाएगा, आपको फाइंड आउट हो जाएगा। ये कौन सा मेथड हुआ, इंडिविजुअल मेथड हो गया। तो ये इंडिविजुअल मेथड की डायग्राम हो गई आपके सामने। क्लियर है? नेक्स्ट जो मेथड आपके लिए आता है, नेक्स्ट मेथड वो कौन सा मेथड आता है, सम एंड डिफरेंस मेथड, जिसको हम लोग और क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन मेथड बोलते हैं। तो चाहे सम एंड डिफरेंस मेथड बोलिए चाहे कॉम्बिनेशन मेथड बोलिए, बात क्या है, सेम है। तो सम एंड डिफरेंस मेथड और कॉम्बिनेशन मेथड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? तो डायग्राम क्या रहने वाली है उसके, इसके अंदर पूरी की पूरी डायग्राम सेम रहने वाली है, बस कुछ मॉडिफिकेशन है हल्का सा, वो मॉडिफिकेशन के ऊपर आपको ध्यान देना है, बाकी पूरी डायग्राम आपकी सेम रहने वाली है। तो ईएमएफ ऑफ सेल को आपको डिटरमाइन करना है किसके जरिए, तो कंपेयर द ईएमएफ ऑफ सेल बाय कॉम्बिनेशन और सम एंड डिफरेंस मैथड। सम एंड डिफरेंस मैथड। अब देखिए यहां पे डायग्राम कैसी रहेगी। तो जब यहां पर हम डायग्राम की बात करते हैं तो इस केस के अंदर डायग्राम को इस तरह से ड्रॉ करना है आपको कि आपको टोटल 4 वे की लेना है। कितना वे की, 4 वे की। ये हो गया। यहां पर मैं सेल को ज्वाइन करूंगा, ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल हो गया, ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ सेल हो गया। इसके अक्रॉस ईएमएफ कितना हो जाएगा आपका, E1। और यहां पर एक की मैंने ज्वाइन किया, यहां पर आपका दूसरा की हो गया, और ये सेकंड की पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी, ये नेगेटिव टर्मिनल हुआ। क्लियर है? यहां से लाइन आई, यहां से लाइन आ रही है, यानी वायर आया और ये इस तरह से नीचे गया, मूव किया, और यहां से जो आपको नेक्स्ट टर्मिनल मिल गया वो कितना मिल गया, तो ये फर्स्ट की, ये सेकंड की और ये थर्ड की, और ये फोर्थ की आपको मिल गई। ये फोर्थ की जाकर किससे ज्वाइन हो जाएगी, गैल्वेनोमीटर से। क्लियर है? और फिर गैल्वेनोमीटर को हम लोग डिफरेंट पॉइंट्स पर टच करेंगे। क्लियर है? इस मेथड को ही हम लोग क्या बोला करते हैं, द मेथड ड्यूरिंग विच द 4 वे कीज आर कनेक्टेड in an electrical network. That type of the method will be referred as the combination method और sum and difference method. ऐसे मेथड को हम लोग कौन सा मेथड बोलेंगे, बोलिए, कॉम्बिनेशन मेथड बोलेंगे, और क्या बोलेंगे, सम एंड डिफरेंस मेथड। अब कंसीडर कर लीजिए आप कि यहाँ पर जो की है वो K1 हो गई और यहाँ पर जो की है वो K3 हो गई। क्लियर है? और यहाँ पर जो की हो गई, यहाँ पर जो की हो जाएगी उसको मैं K2 बोलूंगा, और यहाँ पर जो की हो जाएगी, यहाँ पर जो की हुई उसको K2 बोला मैंने, तो ये K2 हो गया, और यहाँ पर जो की हो जाएगी उसको मैंने K4 बोल दिया, K4। इज दैट क्लियर? तो इस तरह से मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया पॉइंट्स को, ईच एंड एवरी पॉइंट्स आर मेंशन ओवर हियर। क्लियर है? आगे प्रोसीड करते हैं हम लोग। तो फर्दर प्रोसीड करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपको जानना जरूरी है। क्लियर है? आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट, तो फर्स्ट मेथड आता है सम मेथड। सम मेथड, सम मेथड और असिस्ट। ऐसा केस जिसके अंदर क्या होगा, सम ऑफ ईएमएफ होगा या असिस्ट होगा। क्लियर है? तो इस केस के अंदर हम लोग क्या देखते हैं कि when two cells are connected with each other in such a way that
द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल। ऐसा केस जहां पर एक सेल का नेगेटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो, तो इस तरह के केस के अंदर जो ईएमएफ होंगे वो एड अप हो जाएंगे और असिस्ट हो जाएंगे। देयरफॉर यहाँ पर जो ईएमएफ मिलेगा वो आपको क्या मिल जाएगा, E1 प्लस E2। ये केस पॉसिबल है यहाँ पर। क्लियर है? ये फर्स्ट केस हुआ। क्लियर है? दूसरा हुआ डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड कब होगा? तो डिफरेंस मेथड की अगर मैं बात करता हूँ तो डिफरेंस मेथड को आपको कब इंप्लीमेंट करना है? तो डिफरेंस मेथड की अगर मैं बात करता हूँ तो डिफरेंस मेथड और अपोज करेगा वो। अपोजिशन कब होगा? तो व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वन सेल, व्हेन पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अनदर सेल। एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड हो, तब क्या करेगा? ये असिस्ट करेगा। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ सेल ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पे E1 और ये क्या हो गया, E2 हो गया, ये हुआ। दूसरी डायग्राम, व्हेन द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अनदर सेल, देन आल्सो इट विल अपोज। तो भी ये क्या करेगा? अपोज करेगा। यहाँ पर E1 हुआ और ये क्या हो गया, E2 हो गया। इन बोथ द केसेस द इक्वेशन विल बी E1 माइनस E2। ये दोनों केसेस के अंदर इक्वेशन जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, E1 और E2 हो जाएगी। ये मेथड आपको याद रखना है, ये कॉन्सेप्ट है। तो एक सम मेथड में अपोजिट टर्मिनल होना चाहिए। व्हेन द नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल, तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द वन सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल, देन इट विल बी सम मेथड। What will be the difference method? When the positive terminal or negative terminals are connected with each other, then it will be described as the difference method. In that case, the EMF of the two cells will oppose each other, and in that case, the two EMF of the cells will assist each other. Clear है? अब यहाँ पे हम लोग केस देखते हैं। यहाँ पर जब केस की बात करते हैं हम लोग डिफरेंट केसेस की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो फर्स्ट केस आपके सामने आ जाता है वो क्या आ जाता है? तो केस 1 की बात करता हूँ मैं। किसकी बात करूंगा? बोलो केस 1। तो यहां पर लिखता हूं मैं केस 1 फर्स्ट केस के अंदर, व्हेन की K1 एंड K3 आर क्लोज्ड, जबकि K1 और K3 को मैं क्लोज कर रहा हूं। तो व्हेन की K1 एंड K3 आर क्लोज्ड, जबकि K1 और K3 को मैं क्लोज करूंगा, तो देखो कैसे क्लोज करूंगा, तो आप बताना जब K1 और K3 को क्लोज करूंगा मैं, तो देखिए ये की K1 हो गया और ये क्या हो गया आपका की K3 हो गया। दिख रहा है? तो जब की K1 और K3 को मैंने ज्वाइन किया तो K4 और K2 का कनेक्शन नहीं बना। अब यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल ये यहाँ से मूव करते हुए जा रहा है, दूसरे सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से ज्वाइन हो रहा है। तो आप खुद बताइए कि एक सेल का पॉजिटिव टर्मिनल दूसरे सेल के नेगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन है, तो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द अनदर सेल बाय द की K1। तो यहाँ पे क्या होगा? एडिशन होगा या सब्ट्रैक्शन होगा? तो हम लोग क्या बोलेंगे? सम मेथड यूज होगा। और देखो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से फ्लो करके नेगेटिव टर्मिनल पे आया, फिर यहाँ से मूव करते करते K3 पे पहुंचा, K3 से कहाँ पर गया? गैल्वेनोमीटर पे, फिर गैल्वेनोमीटर से जॉकी में, जॉकी को हमने डिफरेंट पॉइंट्स पर टच किया, तो जो पॉइंट अपने को मिला वो पॉइंट क्या मिला? D पॉइंट मिला। और ये D पॉइंट वो था जहाँ पे बैलेंसिंग और नल पॉइंट ऑब्टेन हुआ। तो इस केस के अंदर अपनी इक्वेशन क्या हो जाएगी? इस केस के अंदर अपनी इक्वेशन हो जाएगी E1 प्लस E2। इस केस के अंदर क्या हो जाएगा? तो हम लोग क्या बोलेंगे? सेल्स विल असिस्ट ईच अदर। तो हम लोग लिख देंगे यहाँ पे सेल्स विल असिस्ट ईच अदर, सेल्स विल असिस्ट ईच अदर। सेल्स होंगे वो एक दूसरे को क्या करेंगे? असिस्ट करेंगे। तो सेल्स विल असिस्ट ईच अदर, देयरफॉर इक्वेशन क्या हो जाएगी? E1 प्लस E2 विल लीड्स टू व्हाट? LAD। अरे क्लियर है कि नहीं क्लियर है? E1 प्लस E2 के जरिए किसका फॉर्मेशन है? बोलो LAD का फॉर्मेशन हो गया। क्लियर? दूसरा केस 2 की बात करता हूं अगर मैं। अब केस 2 के अंदर क्या हो जाएगा? जो कीज बची है कौन सी? K2 और K4, इनको हम लोग कनेक्ट करेंगे। तो सेकेंड केस की अगर मैं बात करता हूं तो सेकेंड केस के अंदर व्हेन की K2 एंड K4 आर क्लोज्ड, जबकि K2 और K4 को मैं क्लोज करता हूं, तो अगर K2 और K4 को क्लोज किया इसका मतलब K1 और K3 क्या है? ओपन है। तो जब K2 और K4 को मैं क्लोज करूंगा तो इस केस के अंदर क्या हो जाएगा? ये जो अब सेकंड केस है तो इसको मैं रब करूंगा, मिटाऊंगा।
इसको मैंने मिटा दिया, ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब मैं बात करता हूँ आपसे कि मैंने K3 और K1 का कनेक्शन पहले बनाया था, अब मैं K2 और K4 का कनेक्शन बना रहा हूँ। तो देखिए K2 का कनेक्शन इस तरह से बन गया, क्लियर है, K2 का कनेक्शन इस तरह से बना और K4 का कनेक्शन इस तरह से बन गया। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? तो अब अगर आप देखेंगे यहाँ पर ये K4 का कनेक्शन है, यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल हुआ, तो K4 इज गोइंग बाय इन दैट डायरेक्शन अटैच टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द अनदर सेल। तो ये कौन सा मेथड हुआ? डिफरेंस। तो हमने क्या बोलेंगे? सेल्स विल अपोज ईच अदर। इस केस के अंदर सेल्स क्या करेंगे? अपोज करेंगे। तो सेल्स विल अपोज ईच अदर, सेल्स विल अपोज ईच अदर, सेल्स विल अपोज ईच अदर, सेल्स एक दूसरे को अपोज करेंगे। क्लियर कि नहीं क्लियर है? तो इसीलिए यहाँ पर जो इक्वेशन आ जाएगी, यहाँ पर आपकी इक्वेशन जो आ जाएगी वो क्या आ जाएगी? E1 माइनस E2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AD डैश। ये AD डैश मिल गया आपको। ये फर्स्ट इक्वेशन हुई, ये सेकेंड इक्वेशन हुई। क्या लिखोगे आप? फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन के हिसाब से आप लिखना शुरू करोगे तो आप क्या लिखेंगे बताइए? E1 प्लस E2, तो E1 प्लस E2 बाय E1 माइनस E2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AD बाय लेंथ ऑफ AD डैश। तो ये इक्वेशन मिल गई आपको। दूसरा, अगर कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड से करेंगे तो क्या लिखेंगे? बाय कंपोनेंडो, कंपोनेंडो और एंड डिविडेंडो, डिविडेंडो मेथड। तो कंपोनेंडो और डिविडेंडो मेथड से अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका? E1 बाय E2 इज इक्वल टू लेंथ ऑफ सेगमेंट AD प्लस लेंथ ऑफ सेगमेंट AD डैश बाय लेंथ ऑफ सेगमेंट AD माइनस लेंथ ऑफ सेगमेंट AD डैश। इज दैट क्लियर? इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। यहां पर आपका सम एंड डिफरेंस मेथड का टॉपिक क्या होता है? कंप्लीट होता है। इज दैट क्लियर? अगर कोई भी क्वेरी रहे तो आप पूछ सकते हैं। तो यहां पर हमने कंप्लीट कर लिया। क्लियर? नेक्स्ट जो टॉपिक आता है आपका वो क्या आता है? टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल। सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को डिवाइड, सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने का मेथड। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिया। अब नेक्स्ट मूव करते हैं हम लोग। तो टू कंपेयर द EMF ऑफ सेल का टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है नेक्स्ट जो आपका टॉपिक हो जाएगा वो तो जो नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। बी, टू डिटरमाइन इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल, टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ अ सेल। यहां पर भी क्या करना है? तो 4 सेगमेंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर लेना है। तो 4 सेगमेंट ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर लेना है तो कैसे लेंगे? ये फर्स्ट सेगमेंट हुआ, ये सेकंड हुआ, ये थर्ड हो गया और ये फोर्थ हो गया। कितने सेगमेंट्स हो गए टोटल? 4। टोटल 4 सेगमेंट्स ऑफ वायर ले लिया हम लोगों ने और फिर यहाँ पे इस सेगमेंट को इससे ज्वाइन कर दिया। इस सेगमेंट का नाम क्या हुआ बच्चों? A। और इस पार्ट का नाम क्या हो गया? इस एंड का नाम क्या हो गया? B। ये जो A टर्मिनल है किससे ज्वाइन होता है हमेशा? पॉजिटिव टर्मिनल, यानी A जो गया हायर पोटेंशियल रीजन हो गया। और ये ज्वाइन होगा किससे? की से। और की जो ज्वाइन होगी वो किससे ज्वाइन होगी? रियोस्टैट से। तो की जो होगी वो रियोस्टैट से ज्वाइन होगी। और ये B का पॉइंट यहाँ पे कनेक्शन बनाएगा। ये हो गया EMF E, ये हो गया की K, और यहाँ पर हो गया रियोस्टैट का रेजिस्टेंस RH हो गया। ये हायर पोटेंशियल रीजन से, तो हायर पोटेंशियल रीजन से क्या निकलेगा? बोलिए करंट अराइज होगा। तो हायर पोटेंशियल रीजन से करंट अराइज होगा जो मूव करेगा किसमें? सर्किट में। जब वो सर्किट में पहुंचता है तो यहाँ पर 2 डिवीजन हुआ करता है। तो जैसे ही वो सर्किट में पहुंचेगा वैसे ही वहाँ पे कितना डिवीजन हो जाएगा? 2। ये पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी हो गई, पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, और ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल हो गया। क्लियर है? और यहाँ से जो सेगमेंट मूव करता है
यहां पर एक रेजिस्टेंस ज्वाइन हो गया, यहां से जो निकला वो किससे ज्वाइन होगा, गैल्वेनोमीटर से, और गैल्वेनोमीटर ज्वाइन हो जाएगा किससे, जॉकी से, और जॉकी जिस पॉइंट पे डिफ्लेक्शन शो करेगा यानी नल पॉइंट, वो कौन सा पॉइंट हो गया, डी पॉइंट हो गया। अब यहाँ पर जो ईएमएफ हो गया, इस ईएमएफ को मैं क्या बोल दूंगा, E1 बोल दूंगा। तो यहाँ पर जो भी ईएमएफ हुआ उसका नाम E1 रखा, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R हो गया, और ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया इसको, ये जो रेजिस्टेंस हुआ जो पैरेलल जॉइन किया, ये रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया R हो गया, कैपिटल R। इस सेगमेंट का नाम दूंगा मैं यहाँ से, इसका नाम दूंगा P, इसका नाम देगा मैं Q, और इसका नाम हो गया R, और इसका नाम हो गया S, PQRS हो गया। क्लियर है? तो हम लोगों ने इसका अरेंजमेंट कर दिया। अब हम लोग क्या बोलेंगे बिंदा कि K is closed, the potential difference is applied across the EMF E, the current starts flowing towards the point A, point A पर पहुंचा, यहाँ पर गया, और फिर वो पहुंचा पॉइंट P पर। पॉइंट P पर आप जानते हैं जंक्शन है, तो करंट दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक करंट इसके अंदर जाएगा और एक करंट इसके अंदर जाएगा। क्लियर कि नहीं क्लियर? और ये करंट मूव करेगा ऐसे, और यहाँ से मूव करते हुए, यहाँ से मूव करते हुए ऐसा जाएगा, और फिर वो करंट किसमें आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। ये टोटल करंट I हो गया। समझ में आ रही बात की नहीं आ रही है? तो ये टोटल करंट कितना हो गया, I हो गया। और फिर इस सेगमेंट के अंदर भी क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा। कोई मुश्किल? तो अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई क्या हो गया, पहला केस लेते हैं हम लोग। फर्स्ट केस के अंदर हम लोग क्या मेंशन करेंगे, तो फर्स्ट केस के अंदर मेंशन करेंगे, एसी की कूलिंग कुछ ज्यादा ही हो गई है, तो फर्स्ट केस के अंदर हम लोग मेंशन करेंगे कि आप गैल्वेनोमीटर को दो जगह पर टच करेंगे, जो कि हो गया, और एक यहाँ पे, तो डी पॉइंट और क्या हो गया, डी डैश पॉइंट हो गया। क्लियर? दो पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिए। इज दैट क्लियर? अब हम लोग क्या बोलेंगे कि व्हेन द की के इज क्लोज्ड द करंट स्टार्ट्स फ्लोइंग इन द सर्किट, सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना स्टार्ट कर देता है। इन दैट केस, फर्स्ट केस क्या होगा, द करंट विल मूव, तो करंट विल मूव, इस सर्किट के अंदर जब करंट फ्लो करेगा तो पूरी सर्किट के अंदर करंट फ्लो करना शुरू करेगा, तो ईएमएफ अक्रॉस द ई, ई के अक्रॉस ईएमएफ क्या हो जाएगा, तो ई इज इक्वल टू के इंटू क्या मिल जाएगा आपको, तो ई इज इक्वल टू के इंटू एल ए डी मिल जाएगा। क्या मिल गया, ई इज इक्वल टू के इंटू एल ए डी। गॉट इट? नेक्स्ट आगे हम लोग मूव करते हैं, तो आगे जब मूव करेंगे तो नेक्स्ट सेगमेंट आपका आ जाएगा, वो क्या आ जाएगा, तो नेक्स्ट सेगमेंट की अगर हम बात करते हैं तो V आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा बताइए, V। तो V यानी पोटेंशियल डिफरेंस अगर अप्लाई करेंगे, V इज इक्वल टू के इंटू जो दूसरी लेंस मिल जाएगी आपको LAD डैश मिल जाएगी, ये LAD डैश मिल गया आपको। क्लियर है? अब आप क्या करेंगे, E और B को डिवाइड करेंगे, ये फर्स्ट इक्वेशन हुई आपकी और ये सेकंड इक्वेशन हुई। आप क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन के हिसाब से अगर आप लिखना चाहेंगे तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं आप, यहाँ पर आप लिख देंगे E बाय V इज इक्वल टू LAD बाय LAD डैश। क्लियर है? यहाँ पे हुई थर्ड इक्वेशन। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, KVL अप्लाई करेंगे, तो ऑन अप्लाइंग KVL यानी किरचॉफ वोल्टेज लॉ इन अ लूप, क्या नाम है लूप का, PQRSP, PQRSP। तो इस लूप PQRSP के अंदर हम लोग क्या अप्लाई करने वाले हैं, KVL अप्लाई करेंगे। तो आपको एक बात याद रखनी है, यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट ये है कि कभी भी जो सेल है उसके इंटरनल रेजिस्टेंस अगर आपको मालूम करना होता है तो साइन कन्वेंशन क्या होता है, यहाँ पर चेंज हो जाता है। तो अगर मैं यहाँ से चल रहा हूँ PQ, तो P से Q तक गया, तो देखिए पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ जा रहा हूँ, तो EMF क्या हो जाएगा, -E1 हो जाएगा। फिर देखिए यहाँ पे पहुंचा मैं, यहाँ पे करंट का डायरेक्शन यानी जो वोल्टेज था, तो वोल्टेज अगर मैं इस सेगमेंट PQ सेगमेंट के क्रॉस देखता हूँ तो करंट का डायरेक्शन मेरा डायरेक्शन दोनों सेम है, तो यहाँ पे जो वोल्टेज आना चाहिए वो नेगेटिव आना चाहिए, लेकिन सेल के अंदर का रेजिस्टेंस वोल्टेज हम लोग मालूम कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पे प्लस लिखना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा, प्लस I इंटू R हो जाएगा। क्लियर है? फिर आगे चलते हैं हम लोग, आगे चलते हैं तो कहाँ पहुँचते हैं, R से लेकर S तक। तो R से लेकर S तक पहुँचते हैं, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है आपका, R है, तो R से लेकर S तक चलते हैं हम लोग। तो यहाँ पर क्या हुआ आपका, करंट का फॉर्मूला IR हो गया, और यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पे कितना हो जाता है, तो यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे आपकी वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बताइए, तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जो हो जाएगी, यहाँ पर आपकी वैल्यू जो हो जाएगी वो कितना हो जाएगी, प्लस
तो यहाँ पर आपकी वैल्यू जो मिल जाएगी आपको वो माइनस नहीं बल्कि प्लस मिल जाएगी, आई इंटू कैपिटल आर। क्लियर है? क्यों? क्योंकि आर से एस जा रहे हैं और करंट कहाँ आ रहा है? एस से आर की तरफ आ रहा है। इज इक्वल टू कितना हो गया? 0 हो गया। अब ये माइनस ई वन को उस तरफ भेज देंगे तो प्लस ई वन हो जाएगा। तो आई इंटू आर प्लस आई आर, आई इंटू आर प्लस आई आर इज इक्वल टू कितना हो गया आपका? E1 हो गया। ये E1 की आपको वैल्यू ऑब्टेंड हो गई। किसकी वैल्यू ऑब्टेंड होगी बोलो? E1 की। देख लो इसको कुछ डाउट है तो। अब हम लोग जानते हैं यहाँ की फोर्थ इक्वेशन में, सिंस बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के हिसाब से, बाय ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के हिसाब से V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर होता है। क्लियर है? तो कौन सी इक्वेशन की? फिफ्थ। हम लिखेंगे फ्रॉम फोर्थ एंड फिफ्थ इक्वेशन, यानी एक्चुअल में मैं फोर्थ इक्वेशन को फिफ्थ से डिवाइड करने वाला हूँ। तो क्या हो जाएगा फॉर्मूला आपका? E1 बाय क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर देखता हूँ मैं इस केस के अंदर, तो ये E1 था, E1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? E1 बाय V इज इक्वल टू, E1 की वैल्यू कितना है आपके पास? आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर, और बाय ये क्या हो गया? आई इंटू आर हो गया। क्लियर कि नहीं क्लियर है? तो E1 बाय V इज इक्वल टू वॉट? आई आर प्लस आई आर बाय आई आर हो गया। अब अगर हम लोग देखते हैं थर्ड इक्वेशन, तो फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन के हिसाब से अगर हम देखते हैं तो E1 बाय V की वैल्यू कितना आई थी? LAD बाय LAD डैश इज इक्वल टू वॉट? आई आर प्लस आई इंटू स्मॉल आर बाय आई आर हो गया। क्लियर? इस तरह से क्या कर सकते हैं आप? कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है? अब इसको अगर आप प्रोसीड करना चाहें आगे तो आप आगे भी इसको प्रोसीड कर सकते हैं। अब मालूम क्या करना था आपको? इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल मालूम करना था, तो इसलिए आप क्या लिखेंगे? देयरफॉर लेंथ ऑफ AD सेगमेंट बाय लेंथ ऑफ AD डैश इज इक्वल टू व्हाट? आई को मैंने कॉमन ले लिया, आई इंटू कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बाय आई इंटू कैपिटल आर। आई से आई मेरा कैंसिल हो गया। क्या मिला मुझे यहाँ पे? तो यहाँ पर मुझे जो वैल्यू मिल गई वो लेंथ ऑफ AD बाय लेंथ ऑफ AD डैश इज इक्वल टू व्हाट? कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। तो मैं आगे प्रोसीड करूँगा तो लेंथ ऑफ AD बाय लेंथ ऑफ AD डैश इज इक्वल टू कैपिटल आर बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। कैपिटल आर से कैपिटल आर कैंसिल हुआ, कितना मिल गया? 1 मिल गया। तो लेंथ ऑफ AD बाय लेंथ ऑफ AD डैश इज इक्वल टू 1 प्लस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर हो जाएगा। क्लियर है? अब अगर मैं 1 को उस तरफ भेज देता हूँ तो 1 उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। तो लेंथ ऑफ AD बाय लेंथ ऑफ AD डैश माइनस वन इंटू कैपिटल आर इज इक्वल टू वॉट? स्मॉल आर हो जाएगा। ये आपको क्या मिल गया? स्मॉल आर की वैल्यू मिल गई। इज दैट क्लियर? तो आपको स्मॉल आर की वैल्यू मिल गई, यानी इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल को डिटरमाइन करने का फॉर्मूला मिल गया आपको। तो इसको देख लीजिए आप, ये सेकेंड मेथड था टू डिटरमाइन द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, यानी सेकेंड यूज था इसका। क्लियर? तो इसका एक्सप्लेनेशन एक मरतबा मैं फिर से बता देता हूं आपको। एक चीज मिस हुआ है यहाँ पर क्या होना चाहिए था? यहाँ पर एक की होना चाहिए था जिसको मैं क्या बोलूँगा? K1 बोलूँगा, या K2 बोलूँगा, जिसको मैं K1 बोलूँगा। तो फर्स्ट केस में क्या हुआ बच्चों? ये जो इक्वेशन आई, ये इक्वेशन कैसे आई कि जब हम लोगों ने क्या बोल दिया? द की K1 इज क्लोज्ड, जब की K1 क्या थी? क्लोज्ड थी। तो इस केस में अगर हम लिखना चाहें तो लिख देंगे व्हेन की K1 इज क्लोज्ड, व्हेन की K1 इज क्लोज्ड एंड K2 इज ओपन। जब की K1 क्लोज थी और K2 क्या था? ओपन था, तो सिर्फ और सिर्फ E1 वाले सेगमेंट में से करंट फ्लो करेगा। लेकिन ये फॉर्मूला कब अप्लाई होता है?
बोलिए ये फॉर्मूला उस वक्त अप्लाई होगा जब व्हेन पी के टू इज ऑल्सो क्लोज्ड। तो इस फॉर्मूले में आपको मेंशन करना रहेगा व्हेन की के टू इज ऑल्सो क्लोज्ड। जबकि के टू भी क्या होगी, क्लोज कर दी गई, तब आपको ये इक्वेशन मिली। और इस तरह से आप सॉल्व करेंगे इसको, और इस तरह से आप इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर है? इज दैट क्लियर? नेक्स्ट जो आपका टॉपिक आता है वो गैल्वेनोमीटर का आता है। क्लियर है? तो यूजेस ऑफ पोटेंशियोमीटर यहाँ पे खत्म हुआ, बाकी इसकी एप्लीकेशंस आप देख लेना। क्लियर? तो इसके 3 एप्लीकेशन होते हैं। पहला जो होता है वो वोल्टेज डिवाइडर के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। सेकंड जो होता है वो सेंसर के तौर पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो एक वोल्टेज डिवाइडर हो गया, एक सेंसर हो गया, और ये क्या हो गया आपका ऑटो कंट्रोल मेथड में भी क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है? नेक्स्ट जो आ गया आपका वो गैल्वेनोमीटर आ गया। गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है बच्चों? द डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट इज नोन एज द गैल्वेनोमीटर। 1 माइक्रोमीटर तक का करंट मालूम करने के लिए जो डिवाइस इस्तेमाल की जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोलो गैल्वेनोमीटर बोलते हैं। गैल्वेनोमीटर के जरिए हम लोग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसके जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, वीक होता है। अगर उससे हायर वैल्यू ऑफ करंट फ्लो की तो पूरा का पूरा रेजिस्टेंस ही क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा, और अपैरेटस ही पूरा खराब हो जाएगा। तो इसीलिए किस तरह से अभी हमारा एप्लीकेशन है कि किस तरह से भाई हम लोग गैल्वेनोमीटर के जरिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर को अगर हम एम मीटर में कन्वर्ट करें, एम मीटर, और दूसरा हो गया वोल्ट मीटर, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को मेजर कर सकते हैं। तो गैल्वेनोमीटर जो होता है वो स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करता है, स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट, स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट को ये मेजर करेगा। जबकि अगर हम लोग एम मीटर की बात करते हैं तो एम मीटर क्या होता है, लार्जर वैल्यू ऑफ करंट को मेजर करता है। तो इट विल मेजर द लार्जर वैल्यू ऑफ करंट। क्लियर है? तो अब हम देखने जा रहे हैं कि हाउ वी कैन कन्वर्ट द एम मीटर, हाउ वी कैन कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू द एम मीटर। तो एम मीटर की बात करते हैं हम लोग। तो गैल्वेनोमीटर एज एन एम मीटर, गैल्वेनोमीटर को हम लोग एम मीटर के तौर पे कैसे इस्तेमाल करते हैं? तो देखो गैल्वेनोमीटर को एम मीटर के तौर पे इस्तेमाल करने से क्या बेनिफिट होगा? तो फर्स्ट बेनिफिट ये होता है कि हम लोग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को मेजर कर सकते हैं बगैर अपैरेटस के डिस्ट्रॉय किए हुए। क्लियर है? हाउ वी कैन कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर टू एन एम मीटर, गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो देखो गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करने के लिए जो भी आपका रेजिस्टेंस था पहले, तो हायर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस को मैंने कनेक्ट कर दिया। क्लियर है? और यहाँ पर मैंने कनेक्ट कर दिया किसको, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर को। तो ये हो गया रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। और रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर के पैरेलली, तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर के पैरेलल मैं एक दूसरा रेजिस्टेंस कनेक्ट करूँगा, और उस रेजिस्टेंस को क्या बोला जाएगा, शंट रेजिस्टेंस बोला जाएगा। ये हो गया आपका शंट रेजिस्टेंस। क्लियर है? और इस शंट रेजिस्टेंस को मैं जो रिप्रेजेंट करूँगा वो किससे रिप्रेजेंट करूँगा, एस से। और ये एस जो है उसकी क्या है, पैरेलल है। और ये आपका क्या हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। तो ये रेजिस्टेंस बॉक्स हो गया, ये गैल्वेनोमीटर हो गया आपका। क्लियर है? ये इस तरह से हम लोगों ने क्या ले लिया, डिवाइस ले लिया। अब आगे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से क्या होगा, करंट का फ्लो करवाया जाएगा। यहाँ से जब आपने करंट का फ्लो करवाया तो ये क्या आपका रेजिस्टेंस है, यहाँ पे करंट, ये जंक्शन मिल गया आपको। जंक्शन पे करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जंक्शन पे जब करंट डिवाइड होगा तो कुछ करंट इसके अंदर जाएगा, कुछ करंट इससे अंदर। करंट फ्लोइंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर विल बी कंसीडर्ड आईजी, आईजी यानी करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर। और आईएस क्या हो जाएगा, करंट फ्लोइंग थ्रू द शंट रेजिस्टेंस। तो ये आईएस हो गया। और यहाँ से जो आईजी करंट निकला वो इस पॉइंट पर कंबाइन होगा, और बाहर जो करंट निकलेगा वो कौन सा करंट हो जाएगा, आई करंट हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल करंट कितना सप्लाई किया था, आई, और वही करंट क्या हो गया, आगे चल के बोलिए बाहर रिमूव हो गया है। और इस पूरे अपैरेटस को अगर हम लोग क्या कर दें, अंदर
एक क्लोज इंटरवल के अंदर इंक्लोज कर दे तो ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसको इंक्लोज कर दिया। क्लियर है। तो अगर हम लोग देखते हैं कि भाई अगर एक शंट रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के पैरेलली अरेंज कर दिया जाता है तो एम मीटर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसके जरिए हम लोग मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को मेजर कर सकते हैं। यहाँ पर शंट रेजिस्टेंस जो है उसका रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, लो होती है। और ये जो होता है किसके जैसा यूज होता है बोलो, करंट को डिवाइड करने के लिए, यानी वोल्टेज को डिवाइड करने के लिए। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे शंट रेजिस्टेंस जो हो रहा है वोल्टेज को कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। समझ में नहीं, यानी करंट को डिवाइड कर रहा है और क्या कर रहा है, पूरी सर्किट को डैमेज होने से बचा रहा है। क्लियर है। तो अगर आपको बोल दिया कि आप गैल्वेनोमीटर को कन्वर्ट करना चाहते हो एम मीटर के अंदर, तो क्या करना पड़ेगा, तो फॉर द कन्वर्जन ऑफ द गैल्वेनोमीटर इनटू द एम मीटर वी हैव टू कनेक्ट द शंट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन विद द गैल्वेनोमीटर इन सच अ वे दैट द वैल्यू ऑफ द शंट रेजिस्टेंस इज लो। जो शंट रेजिस्टेंस उसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई नहीं होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, लो होनी चाहिए। क्लियर है, नहीं क्लियर है। तो आपको आगे डेरिवेशन करना है। क्या डेरिवेशन करना है आपको, डेरिवेशन ये हो गया कि फर्स्ट थिंग रेजिस्टेंस, शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू मालूम करना है। तो वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस, वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस मालूम करना है आपको। तो हाउ वी कैन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस। शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू को मालूम करने के लिए आपको देखना है कि जो G और S है वो कौन सा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो हम लिखेंगे सिंस द रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर एंड शंट रेजिस्टेंस। तो सिंस रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, रेजिस्टेंस ऑफ galvanometer capital G, that is, and shunt resistance that is S are in parallel combination during which potential difference will be सेम, दैट इज वोल्टेज क्या होगा, दोनों के अक्रॉस सेम होगा। देयरफॉर वोल्टेज अक्रॉस द गैल्वेनोमीटर विल बी सेम वोल्टेज अक्रॉस द शंट रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई जी इंटू कैपिटल जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई एस इंटू कैपिटल एस। इज दैट क्लियर। तो आई एस इंटू कैपिटल एस हो गया, ये अपने को इक्वेशन मिल गई। हम लोग जानते हैं सिंस टोटल करंट, तो अभी हम लोग लिखेंगे टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट। तो टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू सर्किट इज, तो हम लोग जानते हैं आई इज इक्वल टू क्या हो गया, आई जी प्लस आई एस हो गया। तो आई इज इक्वल टू आई जी प्लस आई एस हो गया। देयरफॉर हम लोग क्या करेंगे, अगर शंट रेजिस्टेंस हम लोगों को मालूम करना है, क्या मालूम करना है बोलिए, शंट रेजिस्टेंस। तो शंट रेजिस्टेंस अगर मालूम करना है तो हम लोग आई एस की जगह पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। देयरफॉर आई जी इंटू कैपिटल जी इज इक्वल टू वॉट, आई एस की जगह पे क्या रख देंगे आप, आई माइनस आई जी इंटू क्या हो जाएगा आपका, एस हो जाएगा, इंटू क्या हो जाएगा, एस। अब आप इसको इस तरफ लेकर आ जाइए, तो क्या हो जाएगा, आई जी बाय आई माइनस आई जी इंटू कैपिटल जी इज इक्वल टू क्या हो गया, एस हो गया। एस यानी क्या हो गया, शंट रेजिस्टेंस हो गया। तो आपने इस तरह से क्या मालूम कर लिया, शंट रेजिस्टेंस को डिटरमाइन कर लिया। किसको डिटरमाइन कर लिया बोलिए, शंट रेजिस्टेंस को। अगर आपको बोल दिया कि रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर मालूम करो, तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर आप कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे सिंस, तो शंट रेजिस्टेंस हो गया, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर अगर मालूम करना है तो रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर, तो यहाँ पे फंडा है, जैसे शंट रेजिस्टेंस मालूम करना तो पूरा करंट कैसे फॉर्म है, गैल्वेनोमीटर के फॉर्म में। तो अगर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस मालूम करना है तो G इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, शंट रेजिस्टेंस बाय आई माइनस आई एस इंटू क्या हो गया, शंट रेजिस्टेंस हो गया। तो ये क्या हो जाएगा बोलिए, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर मालूम पड़ गया आपको। क्लियर है, देख लीजिए इसको एक बार।
क्लियर? एनी डिफिकल्टी? अब यहाँ पर दो केसेस आते हैं। कितने केसेस आते हैं? दो केसेस। तो उन केसेस को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अब अगर आपको केस वन यहीं पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। केस वन, इफ आई जी, इफ आई इज इक्वल टू, तो टोटल करंट है वो n टाइम्स ऑफ आई जी हो जाए। इफ आई इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ आई जी, अगर आई इज इक्वल टू क्या हो जाए? n टाइम्स ऑफ आई जी हो जाए, देन इस केस में शंट रेजिस्टेंस क्या होगा? तो देयरफॉर S इज इक्वल टू आई जी बाय यहाँ पे n इंटू आई जी माइनस आई जी इंटू कैपिटल G हो जाएगा। तो इसलिए इक्वेशन क्या हो जाएगी? S इज इक्वल टू आई जी कॉमन निकल जाएगा, तो आई जी कॉमन निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा? G बाय क्या हो जाएगा? n माइनस वन, G बाय n माइनस वन, और आई जी से क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। या आपको शंट रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला और मिल जाएगा, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ वायर के फॉर्म में। यह आपका केस वन हो गया। नेक्स्ट, अगर आपको बोल दिया करंट फ्लोइंग थ्रू द शंट रेजिस्टेंस मालूम कीजिए, तो वैल्यू ऑफ शंट रेजिस्टेंस ये मालूम कर लिया। अभी करंट फ्लोइंग थ्रू शंट रेजिस्टेंस मालूम करने के लिए बोल दिया। तो हाउ वी कैन डिटरमाइन द करंट फ्लोइंग थ्रू शंट रेजिस्टेंस? तो केस टू, current flowing through shunt resistance, current flowing through shunt resistance, तो करंट फ्लोइंग थ्रू शंट रेजिस्टेंस अगर मालूम करने के लिए बोल दिया, यानी आई एस मालूम करने के लिए बोल दिया, क्लियर है? तो आप कैसे डिटरमाइन करेंगे? तो हम लोग जानते हैं सिंस क्या वी जी इज इक्वल टू वी एस हो गया, तो इसके क्रॉस आई जी इंटू कैपिटल जी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? आई एस इंटू कैपिटल एस हो जाएगा, आई एस इंटू कैपिटल एस। आई जी की जगह पे हम क्या लिख देंगे? आई माइनस, तो अगर आई जी की बात करेगा तो उसकी जगह पे हम प्लेस कर देंगे आई माइनस आई एस इंटू कैपिटल जी इज इक्वल टू आई एस इंटू एस। यहाँ पे साइड में मेंशन कर देंगे सिंस क्या आई जी इज इक्वल टू क्या हो गया? आई माइनस आई एस हो गया। तो अभी क्या हो जाएगा? आपको आई एस को डिटरमाइन करना था, तो आप यहाँ पे आई को मल्टीप्लाई कीजिए, आई जी माइनस आई एस जी इज इक्वल टू आई एस एस, तो आई एस जी को उस तरफ भेज दीजिए, तो आई इंटू जी इज इक्वल टू वॉट? तो आई इंटू जी इज इक्वल टू उस तरफ जाएगा, तो आई एस इंटू एस प्लस आई एस इंटू जी हो जाएगा। क्लियर है? तो आगे देखते हैं, आई एस को कॉमन निकाल लिया तो क्या मिल गया आपको? एस प्लस जी इज इक्वल टू आई इंटू कैपिटल जी हो गया। क्लियर है? क्या मालूम करना है? करंट फ्लोइंग थ्रू शंट रेजिस्टेंस आई एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो आई एस इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा आपको? जी बाय एस प्लस जी इंटू क्या मिल जाएगा? आई। ये करंट फ्लोइंग थ्रू शंट रेजिस्टेंस हो गया। इज दैट क्लियर? कोई मुश्किल? नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर एज एन वोल्ट मीटर। तो नेक्स्ट देखने जा रहे हैं हम लोग गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर। तो हाउ वी कैन कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर? तो वहाँ पर हम लोगों ने एक लो वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को
गैल्वेनोमीटर के पैरेलली ज्वाइन किया था तो क्या मिल गया था हम लोगों को, एमीटर मिल गया था। यहाँ पर हम लोग को हायर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को गैल्वेनोमीटर के साथ सीरीज में कनेक्ट करना पड़ेगा। ये हो गया, और यहाँ पर क्या ज्वाइन कर दिया आपने, गैल्वेनोमीटर, और यहाँ पे क्या ज्वाइन कर दिया आपने, हायर वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को सीरीज कॉम्बिनेशन में, जिसको हमने क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया, और ये रेजिस्टेंस हो गया आपका आर। क्लियर है? ये देख लिया हम लोगों ने। अभी यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, करंट का फ्लो करवाएंगे। तो यहाँ से हम लोग जब करंट का फ्लो करवाएंगे तो करंट इस तरह से फ्लो करते हुए गैल्वेनोमीटर में जाएगा और इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर हम लोग फॉर्मूले की बात करते हैं कि भाई फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो हम लोग जानते हैं कि इन सीरीज कम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या होता है। तो इन सीरीज कम्बिनेशन potential is different. In series combination potential is different, therefore total potential will be equal to the sum of potential difference across G यानी गैल्वेनोमीटर एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस X। देयरफॉर इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, V इज इक्वल टू, तो V इज इक्वल टू और टोटल पोटेंशियल हो गया VG प्लस VX हो गया। VG के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा, तो करंट सेम क्वांटिटी के अंदर फ्लो करेगा। यहाँ पे जितना करंट गैल्वेनोमीटर में होगा उतना करंट X के अंदर भी होगा। तो I इंटू क्या लिख देंगे आप इसको, I इंटू जी लिख देंगे, प्लस आप इसको क्या लिख देंगे, I इंटू एक्स लिख देंगे। तो V इज इक्वल टू क्या मिल गया आपको, तो V इज इक्वल टू मिल गया आपको IG प्लस क्या मिल गया, IX मिल गया। कोई मुश्किल? अब आपको क्या मालूम करना है, हम लोगों को X की वैल्यू मालूम करना है। तो देयरफॉर V माइनस IG इज इक्वल टू व्हाट, IX हो गया। तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो X इज इक्वल टू V माइनस IG बाय I हो गया। X इज इक्वल टू V माइनस IG बाय I। क्लियर कि नहीं क्लियर है? ये आपको X की वैल्यू मिल गई। किसकी वैल्यू मिल गई बोलिए, X की। देख लीजिए इसको एक बार, स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या होता है, आपका चैप्टर कंप्लीट होता है, जहाँ पर हमने देख लिया गैल्वेनोमीटर एज अ वोल्ट मीटर। कोई मुश्किल? नेक्स्ट चैप्टर इंशाल्लाह मैं ऐसी सर्किट स्टार्ट करूंगा। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट इससे फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू सो मच टू एवरीवन।